अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज एक मरतबा फिर मुख्तलिफ मुक़द्दमात की रूदाद और मंज़र और पस मंज़र के हवाले से प्रोग्राम लेके हाजिर हैं। और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और जनाब हसनात मलिक साहब। आज हम कुछ रूदाद बयान करेंगे और कुछ इधर उधर की गपशप भी लगाएंगे, लेकिन वो इधर ही इससे मुतालिक होगी। तो पहले तो ये कि मुकदमा जो अली वज़ीर का था उसमें उनकी ज़मानत हो गई है। बड़ी अहम कार्रवाई थी और आज जो है वो अदालत ने उसमें रिमार्क्स भी दिए कि अदालतें मुल्ज़िमों की ज़मानतें मनसूख करती हैं और रियासती इदारे उनसे मुज़ाकरात करके उनको छोड़ते हैं। दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में भी एक अहम मुकदमा था और ये था कि जो कंटोनमेंट बोर्ड में जो मिलिट्री लैंड है, जो सरकार हुकूमत जो है वो डिफेंस पर्पसेस के लिए देती है, उस पर कमर्शियल एक्टिविटी, शादी हाल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर और बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इस पर अदालत ने कहा कि ये कौन सा डिफेंस है। अगर ये डिफेंस है तो फिर डिफेंस क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा जो सामने खड़े थे उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ये आर्मी और हमारे दोनों के लिए एम्बैरसमेंट का बाइस है कि एक तरफ जहां नस्ला टावर का गिराने के अहकामात हैं, अगर दूसरी तरफ कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर मिलिट्री लैंड्स जिन मकासद के लिए उसके बरअक्स वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हैं, तो हम उनको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। आया ये नस्ला टावर के ऊपर आने वाले रिएक्शन का बैलेंसिंग एक्ट था या वाक़तन अदालत इस हवाले से कुछ संजीदा है? क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो मिलिट्री लैंड की यूटिलाइजेशन का जो एक्ट है, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन के टच स्टोन पे तय कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। और तीसरा जो मुकदमा था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था। जस्टिस साबिक गिलगित बल्तिस्तान की चीफ जज राना शमीम अख्तर का जो एफिडेविट है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने होने वाली कार्रवाई, इस पर भी बात करेंगे। तो नासिर साहब, पहले आप बताएंगे कि कुछ ये बताएंगे, अपना सुना है कुछ जो जजेस की अपॉइंटमेंट भी तो हो रही है, कुछ कन्फर्मेशंस होनी है, कुछ उस हवाले से भी बातें चल रही हैं। आपके इल्म में क्या चीज़ है? उसके बाद हम आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। कन्फर्मेशन तो नहीं की है ना हाई कोर्ट पर। चलें इनसे शुरू कर लें। हाँ जी, दो जजेस का, जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस तारिक जहांगीरी का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी कन्फर्मेशन प्रपोज की है कि उनको कन्फर्म कर दिया जाए। मामला 14 दिसंबर को मीटिंग थी जुडिशल कमीशन की, लेकिन बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन का जो लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें 3 जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें बताया जा रहा है कि ये तय पाया कि जी एक हफ़्ता पहले मीटिंग कर ली जाए। 7 दिसंबर को अब मीटिंग होगी, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है। 14 दिसंबर अगर मीटिंग है तो 30 दिसंबर उनका टाइम ख़त्म हो रहा है, जो 1 साल है। तो इस वजह से अब 7 दिसंबर को होगी। तो ज़राए क्या कहते हैं कि कोई किसी का जहाज़ खतरे में है, किसी का, मेरा ख्याल है कि किसी की कंफर्मेशन ना होने का मामला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें, बात यह है कि प्रोफेशनल जेलसी, वो सारी चीज़ें होती हैं। वकील जो आपके कुलीग कई होते हैं बारों में, वो बातें उड़ा देते हैं कि जी ये है, इनकी तो कंफर्मेशन नहीं होनी, इनका जो है वो एक्सटेंशन होनी है। या अमूमन जो है, अब ब्रदर जजेस का भी ये होता है कि यार ये नए नए हमें 2-2 साल मिले हैं, ये कहाँ से आए कि जी 1 साल में ही कन्फर्म हो रहे हैं। और हमारे फैसलों पे भी आपको पता है, बाबर सतार ऐसे भी है, उनका इशू होता है कि वो अपनी ओपिनियन पे वो कहते हैं कि जी मैं इस चीज़ पे 2-3 फैसले ऐसे आए हैं उनके सीनियर जजेस के भी, उन्होंने कहा जी मेरा खिलाफ है, आप बेशक लार्जर बेंच बनवा लें। तो ये चीज़ें आपको पता है, सीनियरिटी का बड़ा इशू। उससे फिर जो है वो जजेस बड़े फिर अफवाहें जन्म लेती हैं। कयूम साहब, जजेस जो है ना, ये जो एहतराम सीनियरिटी का, ये बड़ा इसका जो नहीं बड़ी इसकी वैल्यू होती है। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज जो है अंसारी साहब थे, वो कंफर्म क्यों नहीं हुए? वजह क्या थी कि चीफ जस्टिस ब्रेक, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे थे, जो चीफ जस्टिस जो ब्रेक होती थी लाहौर हाई कोर्ट में, उससे पहले वो अपना खाना खोल के शुरू कर देते खाना।
यानी ये चीज़ भी माइंड होती थी कि जी सीनियर जज का एहतराम ही नहीं कि जी आते पहले ही चाय पीनी शुरू कर दी है। हाँ, उसके आने का इंतजार नहीं इंतजार। फिर जजेस बड़े होते हैं सीनियरिटी पे, अगर कोई जज आउट ऑफ टर्न आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सीनियर जज बाद में आता है तो बेंच में नहीं बैठते। और सरपंच जलाल उस्मानी साहब आपने देखा कि वो अनवर रईस जमाली के साथ उनकी 1-2 दफ़ा लड़ाई हुई, काफ़ी तलखी हुई कि भाई वो नहीं कि भाई ये जूनियर जज था। हाँ, इसी तरह आपने देखा होगा कि यहाँ अभी भी जो अब लोग एक जो आर्गूमेंट करते हैं कि जी आप जो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करके नई जूनियर जजेस को ऊपर लाते हैं और फिर उसके बाद सीनियर जजेस को लाते हैं तो वो बेंचेस की कंपोजिशन में वो फिर मामला आ जाता है। और आपने नोट किया होगा कि ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन अदरवाइज लोग जो लिटिगेंट्स हैं वो खुश हैं कि उनका ये कहना है। मेरे एक दो लोगों से मुलाकात हुई थी, वो कहते हैं कि मतलब ख़ास तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में बात एक दो हुई थी। उनका यही कहना था कि एक तो ही इज़ वेरी क्विक, वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है और फिर वो बड़ा अच्छा बैलेंस डिसीजन करते हैं और मतलब प्रॉपर डिसीजन करते हैं। तो उनकी अदरवाइज़ आम लिटिगेंट्स के अगर हम हवाले से देखें तो उनकी बड़ी अच्छी रिपुटेशन जा रही है इस वक्त तक। तो मेरा नहीं ख्याल जो आपने कहा है कि कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे ख्याल में स्मूथ सेलिंग होगी। लेकिन बहरहाल कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन हो जो अमूमन बहुत सारे जजेस के साथ हुई है। हाँ, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं अतरमिनल्ला साहब, उनकी भी दो मरतबा एक्सटेंशन हुई थी। बिल्कुल। तो लेकिन अदरवाइज़ उनकी अदरवाइज़ रेपुटेशन बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा ये बताएं ना कि ये आप क्या समझते हैं जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर मिलिट्री लैंड जो गवर्नमेंट देती है उसका कमर्शियल पर्पस, उस पर आपको लगता है कि चीफ जस्टिस या बहुत सीरियस हैं या ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि जो नस्ला टावर के साथ हुआ उसके बाद से आज उसका इजहार भी किया अदालत ने कि ये जो आप गैर कानूनी तजारती मकासद के लिए इस कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बहुत एम्बैरेसमेंट है आदमी के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आप इन दोनों को किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए कयूम साहब, देखें आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बैलेंसिंग एक्ट, जब आपने नस्ला टावर के बारे में एक ऑर्डर दे दिया है और उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आ रहा है और उसके बावजूद भी उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो फिर यू हैव नो चॉइस। आपको शायद याद हो कुछ अरसा पहले, चंद साल पहले एक केस आया था एयरफोर्स की ज़मीन का, वो भी इसी तरह का ज़मीन थी। उसमें उन्होंने डिफेंस पर्पसेस के लिए ली थी लेकिन वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बना दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी बहुत वो उस पर बरहमी का इज़हार किया था कि ये आपने इसका तो पर्पज़ ही आपने डिफीट कर दिया। लेकिन फिर वो केस दोबारा लगा नहीं। तो आज भी सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो पेश हुए हैं और उनसे जब चीफ जस्टिस ने समाअत ख़त्म हुई ना और उनका कहा कि आप हमें एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट दें कि ये जो ज़मीन है किन मकासद के लिए इस्तेमाल होगी और किन मकासद के लिए हो रही है और जो गैर कानूनी है उनकी निशानदेही करें। उसके बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है माहौल। तो चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी डिफेंस से कहा कि आप तो जनरल भी हैं ना, आप रिटायर्ड जनरल हैं तो आपको तो पता होगा सारा कुछ। तो वो बड़े उससे उन्होंने कहा कि जी मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जो ये टर्म है ना स्ट्रेटेजिक लैंड की यूटिलाइजेशन की, तो इट्स अ ब्रॉड टर्म और उसमें ये सारी एक्टिविटी आती है क्योंकि जब फ़ौज जाती है बॉर्डर के पास तो वहाँ पे छावनी बनती है, उसके इर्द गिर्द बाज़ार और ये, ताकि जो पीस टाइम के अंदर है वो वहाँ पे ये एक्टिविटी जो है वो मोराल बुलंद करने के लिए और दूसरी तीसरी चीज़ों के लिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बात तो आपकी सबकी ठीक है, लेकिन ये बताएं वहाँ छावनी कहाँ है? तो वो बेसिकली जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी उसमें उन्होंने जो बताया था कि हमने ये हटा दिया है वो दुरुस्त नहीं थी। इसी पे तो उन्हें कहा गया है कि आप पर्सनली जाके वहाँ सर्वे करें, देखें, उसके बाद रिपोर्ट दें कि वो आपने कौन कौन सी इंक्रोचमेंट जो हैं या जो कहा जा रहा है कि फलां एडिफिस हटाएं, फलां बिल्डिंग को ख़त्म करें या चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन आपने इस रिपोर्ट के अंदर जिनको गिराने की बात की है वो तो खड़ी हैं, वो बिल्डिंग खड़ी हैं। तो फिर अटॉर्नी जनरल रेस्क्यू के लिए आए और उन्होंने कहा कि जी हम नई रिपोर्ट दाखिल करते हैं। वो एक्चुअली वो रिपोर्ट में थी प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आई वो उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दी, लेकिन वो अब दोबारा जब आएगी तो उन्हें विद फोटोग्राफ्स आएंगी। हाँ, सेक्रेटरी साहब ने ऑफर किया कि जी मैं खुद जाऊंगा और वहाँ पे
तस्वीरें बना के भी रिपोर्ट के साथ लगाऊंगा। लेकिन आपने कयूम साहब, आपने तो खुद देखा है कि कराची का क्या हाल हो गया। मेरी तो वहाँ की 1 साल कराची छोड़ें, आज तो चीफ जस्टिस कहते हैं लाहौर के अंदर जो है वो इतने बड़े बड़े शादी हाल और लेविश बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पे बनी हुई हैं कंटोनमेंट में, जो उसकी ज़मीन के ऊपर, और फिर हाउसिंग बना दी हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाउसिंग कॉलोनीज़ बना के, घर बना के 10-10 हाथ आगे भेज दी हैं। आज एक रिटायर्ड मेजर साहब का भी जिक्र हुआ कि उन्होंने जो ग्लोबल मार्की है वो लैंड जो है वो उसको प्राइवेट पार्टी को दे दिया, और कहते हैं करोड़ों रुपए वहाँ बनते हैं। ये अब 10 करोड़ का वहाँ घर हो गया है। तो और ये कई दफ़ा वो बिक चुकी हैं। मतलब एक ऑफिसर को मिली ज़मीन, उन्होंने किसी सिविलियन को भेज दी, उस सिविलियन ने किसी और को भेज दी। अब वो उसमें थर्ड कई पार्टीज़ की वो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि अगर हम वापस भी जाएं। देखें, अगर आप ज़मीन आप गिराएंगे तो अगर वहाँ किसी की मलकियत है तो उसके बारे में कोई कंपनसेशन को कुछ तो होगा। ये बड़ा डिफ़िकल्ट एक बड़ी पोजीशन है। ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरे जो लग रहा है कि ये लॉ को इन्हें कुछ ना कोई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और ये मैं नहीं कह रहा कि वो बचानी पड़ेगी ज़मीन, लेकिन उसका जो पर्पज़ है, उसका जो डेफिनेशन है, जिस तरह आप कह रहे थे कि छौनी कहाँ है, मतलब और जिस तरह आप जनरल साहब ने कहा था कि वहाँ पीस टाइम में कोई एक्टिविटी रखनी पड़ती है ताकि मोराल बुलंद हो। जो लॉ है वो बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुराना है, तो उसमें शायद अमेंडमेंट्स की जाए। पता क्या हुआ, जब आखिरी वो हुई थी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें। तो वहाँ पे खामोशी थी, तो फिर चीफ जस्टिस खुद ही बोले, उन्होंने कहा 2 हफ्ते काफ़ी है ना। तो फिर अटर्नी जनरल ने कहा नहीं जी वो 3 कर दें। अच्छा चलो ठीक है, 4 हफ्ते का जो है ना वो आप का टाइम भी फिर उन्होंने दे दिया। मैं कयूम साहब इसको ना पूरा एक वाइडर पिक्चर में देख रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि साकिब निसार साहब के दौर में परसेप्शन ये बनी कि कोई बी टीम का रोल जुडिशरी ने प्ले कर रही है, सुपीरियर जुडिशरी, और जो कुछ एक नैरेटिव नून लीग की तरफ से भी था, ये जो कि जी देखें जी इस्तेमाल करके और हमें जो है नॉकआउट कर किया जा रहा है नवाज शरीफ को, उनकी फैमिली को, और इमरान खान को लाया जा रहा है, पूरा प्लान है, सेम पेज है। उसके साथ फिर जस्टिस काजी फाइसा पे पूरी एक जो है मूव चलाई गई, वहाँ फॉर्म हायर की गई, पैसा पूरी स्टेट इन्वॉल्व हुई, और उन्होंने हर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की, और दबाव भी रहा जुडिशरी पे, एक रहा हर तरफ से, सोशल मीडिया का दबाव, और बहुत से तरीके होते हैं ना दबाव के। लेकिन मेरा ख्याल है अब जब इतना प्रेशर जुडिशरी पे आ गया है कि जी आप जो है सिर्फ क्या सियासतदानों को ही रगड़े देते हैं, क्या आप एक जो है वो इमरान खान को लाने में आपका रोल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई आपका गठजोड़ है, आप उनके मामलात नहीं उठाते। ये वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर पे अब ये चीज़ें हो रही हैं। चाहे अली वज़ीर का आज मेल था जिसमें उन्होंने कहा कि हम बेलें कैंसिल करते हैं और आप एग्रीमेंट करते हैं, और ये मेरा ख्याल है अब इस्टेब्लिशमेंट को भी जानना चाहिए कि आप कब तक जो है ना, यही जो साद रिजवी का मैटर था उसमें यहाँ से मामला रिमांड किया सुप्रीम कोर्ट ने। आप पूरी स्टेट आई कि जी स्टेट इंटरेस्ट में ये है, और उन्होंने कहा जी ठीक है रिमांड कर देते मामला। आपने एग्रीमेंट कर दिया, आपने अदालतों का एहसास, इज्जत तकरीम पूछा तक नहीं। यार सरदार तारिक मसूद ने आज ये बहुत बड़ा एक यही मैं कह रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँ इनको अभी लग पता जाएगा अब आगे क्या होता है। जुडिशरी के पास जो पावर है मेरा ख्याल है वो किसी के पास भी नहीं है पाकिस्तान में, जो डिजोरो पावर है। और अगर ये अपनी जगह खड़े हो जाएं, मैं एहसन बून साहब की बात को करता हूँ कि अगर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इनसे डरती है कि कहीं कोई जज कुछ ना करे, और जज इनसे डरते हैं, हालांकि मेरा ख्याल है जजेस को तो रिमूवल, अगर उनके आपस में वो ठीक हो तो उनको तो कोई दुनिया में कोई किसी तरह उनको हिला ही नहीं सकता। तो यही मामला है कि अब बहुत सी चीज़ें आएंगी। अभी अली वज़ीर की बेल देखें, तो उसके बाद ये मैटर देखें, ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे जो रिमार्क्स आ रहे हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें आपने देखी होगी जो साकिब निसार साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं, तो और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि जुडिशरी जो है एस्टेब्लिशमेंट के ओवरऑल जो बहुत से मामलात हैं उन पर क्वेश्चन उठाया जा रहे हैं, चाहे वो मिर्ज़ा वक़ास साहब वाला मामला, वो लाहौर हाई कोर्ट वाली बात आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अब कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट में जो है ये जो मेजॉरिटी उन जजेस की आ रही है कि हमें अब इंडिपेंडेंटली एक्ट करना होगा, और हमें ये परसेप्शन खत्म करनी होगी। परसेप्शन अब अदलिया के ऊपर एतमाद जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज देखें ना, सरदार तारिक साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जो नमाज थे, और जो वो ये चीज़ें थी कि भाई आप हमें इस्तेमाल करते हैं, फिर उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, और इसी तरह और भी मामलात जिस तरीके से होते हैं। पता है कि इस्तेमाल करने की बात नहीं, उन्होंने कहा कि अदालत आपकी बात मान के बेल कैंसिल करती है, और आप जो है वो वहाँ पे जाके देखिए पब्लिक परसेप्शन जो है ना उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखें जो कुर्ज साहब ने बात की थी ना आसमा जहांगीर कन्वेंशन में लाहौर में, वो बात गलत नहीं है।
आप उसको जिस मर्जी तनाजुर में देखें, लोगों के आम लोगों में जुडिशरी का क्या वही वजह तो नहीं है ये जो कंटोनमेंट मिलिट्री लैंड के ऊपर चीफ जस्टिस का इतना सख्त मौकफ आ रहा है? देखिए, मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने डिफेंड किया था और बहुत अच्छा काम। देखें, बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं और उन्होंने सही डिफेंड किया था कि देखें हम वी आर मतलब फियरलेस हैं और हम जो है इंडिपेंडेंट हैं और हम किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, वो जनरल परवेज मुशर्रफ का केस कितने अरसे से पड़ा है? काफ़ी अरसे से पड़ा है। सिर्फ वो केस नहीं पड़ा, इंटरनमेंट सेंटर का भी केस पड़ा हुआ है। 5 मेंबर बेंच का, आपको याद होगा 2000 वो पता लगा कब केस लग रहा है? उन्होंने एप्लीकेशन दी। चले मुबारक हो आपको वैसे कि शौकत सिद्दीकी साहब को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई, लाइसेंस। तो इसका एक और भी मतलब है ना कि अब उनका केस खत्म हो गया। नहीं, वो तो वैसे भी उनका टाइम पूरा हो गया ना, बस। नहीं, कहने का अब तो वो रिटायर हो गए ना, तो अब वो जो होप थी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो अब होप थी तो वो फिर जब उनको लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो फिर वो अब इट मींस दैट ही इज नो मोर अ जज। अच्छा, सेकेंडली बात ये इंटरमेंट सेंटर का, तो इसका मतलब है कि वो फिर अपना मुकदमा खुद भी तो लड़ सकते हैं ना यहाँ पे? खुद भी अब लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं और किसी भी कोर्ट में लड़ सकते हैं। तो लेकिन देखें, बहुत सारे केसेस हैं जो नहीं आए। और मैंने आपको बताया ना, आम लोगों में आप कहीं भी किसी भी महफिल में बैठे तो लोग जो हैं इधर उधर की बात करके सीधा जुडिशरी के ऊपर आते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उस चीज़ को कि वज़ीर आज़म को तलब किया गया उस मैटर में? और मैटर क्या था कि जी आप उस वक्त DGSI और आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई करें, वो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके कहने पे। हाँ, तो ये वो सारी चीज़ें आप इनको कड़ियों को मिलाएं तो उसका मतलब ये है कि उसमें 4 हफ्ते का टाइम दिया था ना उसमें भी, मेरा ख्याल है सर। हाँ, तो अभी उस पे क्या हुआ? अभी वो जवाब जो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने अपने दस्तखत से जवाब दाखिल करने के क्या इकदाम किए गए? अटॉर्नी जनरल इधर बैरून मुल्क थे, अभी आए हैं, तो मेरा ख्याल है वो जवाब भी जमा होगा। लेकिन अब ये सुना इस पे भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए, अच्छा, इसमें नासिर साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी वो कंटेम्प्ट वाला मामला जो है अंसार अब्बासी साहब की खबर के ऊपर, कैसे देख रहे हैं उसको? आपने वही हरकत की है जो पहले एक दफ़ा कर चुके हैं। तो लेकिन क्या मैंने हरकत की? पहले आप हरकत बताएं। वो ज़रा हल्की फुल्की होनी चाहिए ना, ताकि आपके व्यूअर्स एंजॉय भी करें। हम लोग मजाक भी तो करते हैं ना, शुक्र करें कि आप कंट्रोल करके मजाक करते हैं, उस तरह नहीं करते जो माइक्रोफोन के बिहाइंड द माइक्रोफोन करते हैं। नहीं, आप कर लें, लेकिन आप करें, आप आज आपको खुली छुट्टी। वैसे राना शमीम साहब आज सुप्रीम कोर्ट भी आए थे। अच्छा। आपके शायद, और वो आज बड़ी देर तक बैठे रहे। प्रेसिडेंट जो आपसे बात हुई उनकी? काफ़ी देर तक मतलब मैंने उनसे सवाल करता रहा हूँ, पर उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। मैं उनके पास काफ़ी देर रहा हूँ। और वो जो आफरीदी साहब हैं, लतीफ़ आफरीदी साहब, वो उनके वकील हैं, शायद उन्होंने इंगेज किया उसको, तो वो उनके साथ बैठे हुए थे। तो जाहिर है मैं जो घुस गया अंदर, जाहिर है बगैर अनइनवाइटेड था मैं, तो वो लोग कोई डिस्कस कर रहे होंगे तो मैंने रंग में भंग डाल दिया। फिर वो चुप कर गए होंगे। बहरहाल वो बोले नहीं। मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए। मैंने ये भी उनसे कहा कि आपने तो मुल्क को पूरा हिला के रख दिया। तो अफरीदी साहब ने कहा कि इन्होंने नहीं हिलाया, वो दूसरे वाले ने हिलाया। दूसरा कौन? फॉर्मर चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब। अच्छा। तो बहरहाल तो उन्होंने मैंने उनसे आपको जवाब नहीं दिया। तो आप तो थे हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पे राना शमीम साहब ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? देखिए, राना शमीम साहब ने 2 बातें की। उन्होंने एक तो कहा जी कि मैं हैरान हूँ कि ये लीक कैसे हो गया एफिडेविट, ये तो बड़ा लॉकर में था और उसमें कैसे वहाँ से बाहर निकल आया, इस पे वो उनको हैरानगी है। दूसरा उन्होंने कहा कि वो अपना एफिडेविट चोरी होने का मुकदमा बनाना चाह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि खबर जब पब्लिश हो चुकी तो उस वक्त उन्होंने मुझसे वर्जन लिया। अच्छा। तो मैंने एक उन्होंने कहा एफिडेविट तो का, तो ये तो अखबार में छपी थी उनके वर्जन के साथ छपी। ये मैं उसमें कोई उसमें अंसार साहब जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन वो चीफ साहब ने कहा कि नहीं, फिलहाल आप राना शमीम साहब से हम पूछ रहे हैं, वो मेरा ख्याल है क्लैरिफाई में भी वो कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि अंसार साहब ने ऐसे ही उनका वर्जन लिया हो, वर्जन दिया है तो तभी है। दूसरी बात यह है कि जो राना शमीम साहब का था कि जी मुझे अब पता नहीं, याद नहीं कि उसमें क्या है, मैंने किस तरह लिखा है, क्या लिखा है। तो ये जब मैं वो चीज़ें अब डॉक्यूमेंट मेरे पास आएंगी तो मैं बताऊंगा। अब समझ नहीं आ रही कि राना साहब जो हैं अभी तक क्या, अभी वो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आपका कंटेंट कोई और होता है उस एफिडेविट में, फिर तो मामलात कुछ और हो जाएंगे कि जी अगर आप कहेंगे जी ये एफिडेविट में ये था, ये चीज़ नहीं है, तो ओरिजिनल एफिडेविट मांगा गया है। फिर उन्होंने कहा जी मुझे याद नहीं है। उस पर अटॉर्नी जनरल आज बड़े अग्रेसिव थे। उन्होंने कहा कि जी देखें, पूरी जुडिशरी को मलाइन जजेस को किया जा रहा है। ये कहते हैं 10 नवंबर जो साइन किया वो
डॉक्यूमेंट याद नहीं, और 3 साल पुरानी बात जिसमें फार्मर चीफ जस्टिस ने इनके सामने बातें की, वो उसका इन्होंने पूरा दे दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्ट, मेरा ख्याल है कि राना साहब में भी ये हो कि वकील के साथ मुशावरत करके पूरा एक जवाब जमा कराएं कि क्या मामला है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि राना साहब में भी क्या पता उनका जवाब में कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं कि कोई बीच में लाए। लेकिन बात अब जो आज अदालत में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोकस जो है वो राना शमीम साहब का एफिडेविट है, न कि जो उनकी पब्लिकेशन है। माइकस जो थे फैसल सदीकी साहब, उन्होंने कहा जी इतनी दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी, जो कंटेम्प्ट है मीडिया पर्सन के हवाले से जिन्होंने पब्लिश किया है, और ये दोनों चीज़ें हैं तो दोनों इकट्ठी चलें। अटॉर्नी जनरल का क्या कहना था? अटॉर्नी जनरल साहब का था कि जी वो प्राइमरी सब्जेक्ट है जो कंटेम्प्ट का मामला है। असल जो है वो मैटर जो प्राइमरी है, प्राइमरी जो है वो है राना शमीम, इनसे किया जाए इन्वेस्टिगेट और इनसे किया जाए। देखिए अटॉर्नी जनरल साहब तो जो है उनके ये है कि अदालतों का एहतराम होना चाहिए ये चीज़, लेकिन जो हमने पीटीआई हुकूमत का कहा है कि पीटीआई हुकूमत का ये है कि अदालतों और नून लीग के में सख्त लड़ाई हो जाए थापटा। इसके अलावा तो उनको पता है कि जो है प्रोसेस में तो सारे इदारे भी साथ थे, फिर भी 100-150 वोट सीटें ले ली नून लीग ने। अब यह है कि इदारों के पीछे इनको इस्तेमाल करके दोबारा, मेरा ख्याल है इदारे इस दफ़ा इस तरह नहीं होंगी। इदारे कहते हैं कि नहीं, अगर कोई चीज़ है तो हम अपने जज को भी नोटिस करेंगे, पहले जो है ना आप हमें ये ना करें। तो अब बार बार इमरान खान साहब, क्या अतर मिनल्ला साहब ने कोई इशारा दिया कि साकिब निसार साहब को नोटिस कर सकते हैं? वो मेरा ख्याल है कि अगर ये चीज़ कोई आती है ना, अब कल उन्होंने जो सलाउद्दीन साहब की पिटीशन की वो टेकअप की है। सलाउद्दीन साहब आपको पता है कोई आम हैबिचुअल पिटीशनर नहीं है, बड़ा सीरियस और बहुत मतलब क्रेडिबिलिटी है उनकी, उनका इस मामले में आना। और फिर उन्होंने सवाल ये फ्रेम किया कि थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए जिस एलिगेशन का, जिसकी बुनियाद पे इंक्वायरी का आर्डर किया जाए। ये इसके लिए उन्होंने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से मांगी है। मेरा ख्याल है कि अगर इस किस्म के एलिगेशन है तो वो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये बताएं जो एफिडेविट होता है वो कहीं जमा कराया जाता है, उसकी क्या हैसियत है? अगर वो एफिडेविट कहीं जमा ना कराया जाए तो उसकी क्या हैसियत है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये एफिडेविट अभी तक जमा हुआ है कहीं? ये तो लॉकर में था, वो खुद राना शमीम साहब ने कहा है, पता नहीं किस तरह टूटा वो। तो ये बताएं मेरा एक सवाल है कि जब वो जमा ही नहीं हुआ किसी कोर्ट में तो फिर इसकी क्या हैसियत है? वो छप गया ना, अखबार में छप गया, नासिर साहब छप गया, अखबार में छप गया। अखबार में छपा तो अतर मिनल्ला साहब जो है वो, देखिए खबर तो थी ना, सिर्फ आपके पास होती है खबर तो आप देते कि नहीं देते? बिल्कुल, मैं उनकी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपके पास ये खबर होती है आप देते? सर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने ठीक किया है। मैं ये कह रहा हूँ अदरवाइज उसको आप निकाल दें, कंटेम्प्ट मैटर जिस तरह उन्होंने कहा उसको हटा दें। मैं अदरवाइज कह रहा हूँ कि उस एफिडेविट की क्या वैल्यू है जब वो जमा। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से केस बनाना है वहाँ, उसके लिए मे भी इस्तेमाल हो वो एफिडेविट। ये एक थ्योरी या एक प्रोसेस है, उसी कोर्ट में जाएगा तो इस्तेमाल होगा ना, टाइम पे होगा ना। सब केस तैयार करेंगे तो उस पे होगा ना। लेकिन इस वजह से चलें देखते हैं जी, हो सकता है वो जो शोकाज नोटिस का जवाब दे रहे हैं उसके अंदर आया वही एफिडेविट आता है, नया भी तो एफिडेविट बन सकता है। बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। हालात व वाक़यात जो हैं वो इस पे हैं, और अदालतों के अंदर अहम मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समात हैं। ये मिलिट्री कंटोनमेंट लैंड का जो मामला है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि सारे पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री लैंड है जो डिफेंस पर्पसेस के लिए दी गई है उसके ऊपर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो आइंदा 4 हफ्ते के अंदर उन गैर कानूनी इमारतों की और उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा उससे मुतालिक रिपोर्ट दाखिल करेंगे। एक अहम मामला है, मामला अब अदालत के अंदर आ गया है, और जहाँ पे नस्ला टावर गिराने का मामला है उसके तनाजुर के अंदर जो अनरेस्ट है, और फिर इसी तरह से कराची के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी। मुझे याद है कि मुनीर मलिक जो कि इधर ही नस्ला टावर के तरफ से ही पेश हो रहे थे, उन्होंने अदालत से कहा था कि अगर आपने ये पैमाना बनाया तो आधा कराची जो है वो गिर जाएगा। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गिर जाए, इसमें क्या है? उन्होंने कहा जी आपका घर भी है, उनका मेरा घर भी जाता है तो जाए। अब देखते हैं कि अदालत जो है वो इस अहम मामले पर क्या करती है। और एक अच्छी खबर जिसको मंजूर पश्तीन ने भी कहा कि अली वज़ीर की ज़मानत होने से उनको एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई है। और अब देखते हैं कि आइंदा राना शमीम जो है उनके बयान हल्फी का मामला साकिब निसार साहब की हवाले से किस करवट बैठता है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार की कॉन्फर्मेशन का मामला अगले
हफ्ते जो है वो इस पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान गौर करेगा। तब तक के लिए और हाँ, नई अपडेट्स तक के लिए शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। हसनात साहब पहले ही निकल गए, फ़ोन आ गया था उनका। अल्लाह हाफिज़।